गर्मी की एक तपती रात। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। विक्रम, समीर और मयंक गर्मी से परेशान होकर अपने घर के बाहर खटिया बिछाकर लेटे हुए थे। तभी विक्रम की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई तो वो उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ चला गया। तभी समीर और मयंक आपस में बात करने लगे। अरे भाई मयंक, इस बार तो गर्मी ने जान ही निकाल दी है। खेत में काम करते करते पसीना पसीना हो जाता है। मन करता है बस घर पहुंचूं और सो जाऊं। लेकिन घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में घुस गए हों। बात तो बिल्कुल सही कही समीर भाई। हम इतने गरीब हैं कि एक पंखा खरीदने का पैसा भी नहीं है हमारे पास। क्या गरीबी है भाई। अरे भाई, क्यों ना हम आज घर के अंदर ना सोकर बाहर ही सोएं। बाहर कम से कम आसमान दिख रहा है, थोड़ी ठंडी हवा चलेगी तो सुकून से सोएंगे। पर भाई, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि रात को बाहर सोना खतरे से खाली नहीं। कोई कहता है यहाँ कोई चुड़ैल भटकती है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे विक्रम, तू डर मत भाई। हम तीनों साथ रहेंगे तो चुड़ैल का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। चुपचाप सो जाओ, सब अफवाह है। तीनों अपनी अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा और गहरा गया। तभी अचानक विक्रम को फिर से बेचैनी हुई और वो उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। जब वो पेशाब कर ही रहा था तभी उसके पीछे से कोई साया बिजली की तेजी से भागा। कौन है? कौन है मेरे पीछे? समीर भाई, तुम हो क्या? विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक भयानक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। विक्रम, तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? घर में गर्मी लगती है तो सो जा। कल भी बाहर ही सोना। बाहर सोने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। विक्रम वहां से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। वो इतना डर गया था कि उसने समीर और मयंक को जगाने की हिम्मत भी नहीं की और सीधे समीर के घर के अंदर घुसकर खिड़की से झांकने लगा। तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल बीच वाली खटिया पर, जो विक्रम की थी, आराम से लेट गई। तभी वो चुड़ैल विक्रम की ही आवाज में बोलने लगी। अरे समीर, ओ समीर भाई, मयंक, जल्दी उठो यार। देखो इधर कोई आया है, उठो जल्दी। अरे यार विक्रम, सोने देना भाई। तुझे बोला था ना कि ये सब वहम है। लेकिन जैसे ही मयंक की नजर बीच वाली खटिया पर पड़ी, उसकी चीख गले में ही फंस गई। समीर भाई उठो जल्दी। देखो बीच में कौन है। समीर की नजर जैसे ही उस डरावनी आकृति पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने बिना एक पल गवाए खटिया से छलांग लगाई और सीधे घर के दरवाजे की तरफ भागे। अंदर विक्रम पहले से छुपा था। तीनों ने अंदर से कुंडी लगा ली। विक्रम, तू अंदर कब आया और हमें बताया क्यों नहीं? हम तो मर जाते बाहर। भाई मुझे माफ कर दो। मैं जब बाहर गया तो उसने मुझे देख लिया था। मैं इतना डर गया था कि तुम दोनों को आवाज देने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब क्या करेंगे? रात भर इस कमरे में बिना पंखे के बैठना मुमकिन नहीं है। गर्मी के मारे जान निकल जाएगी। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। देखो, हम तीनों अकेले कोई पंखा नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम तीनों अपने बचे कुचे पैसे मिला दें तो एक सस्ता सा फर्राटा टेबल फैन आ सकता है। फिर हम इसी कमरे में पंखा लगाकर सोएंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। अगली सुबह होते ही तीनों तुरंत घर से निकले और दूसरे गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। कड़कती धूप में कई घंटों की मशक्कत के बाद शाम के करीब 4:30 बजे वे एक बिजली की दुकान पर पहुंचे। अरे भाई साहब, कोई सस्ता सा फर्राटा पंखा दिखाओ, हम गरीब लोग हैं। ये लो भाई, ये नया मॉडल है। 600 का है, पर तुम लोग गरीब दिखते हो तो 550 में ले जाओ। समीर ने पैसे दिए और मयंक ने खुश होकर वो भारी पंखा अपने सिर पर रख लिया। अब सूरज ढलने लगा था। उन्हें पता था कि उन्हें उसी डरावने जंगल के रास्ते से वापस गुजरना है। जंगल में दाखिल होते ही सन्नाटा कल से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। मयंक पंखा सिर पर रखे सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पंखे का वजन बढ़ रहा है। अरे भाई, ये पंखा अचानक इतना भारी क्यों होने लगा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से इसे दबा रहा हो। मेरी गर्दन अकड़ गई है। अरे मैन भाई, ये तुम पंखे के ऊपर किसको बैठा कर ला रहे हो? भागो, उसे नीचे फेंको। क्या? तुम क्या बोल रहे हो विक्रम भाई? तुम्हारे पंखे के ठीक ऊपर एक काला साया बैठा हुआ है। वो तुम्हें घूर रही है।
मयंक ने डर के मारे जैसे ही पंखे को जोर से हिलाया, वो साया अचानक गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, वही चुड़ैल उनके ठीक सामने रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। तुम तीनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? बहुत पसीना आ रहा है तुम सबको। लो, ये पंखा मुझे दे दो। मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। इसे यहीं जंगल में लगाओ, मैं ठंडी हवा खाऊंगी। तुम तीनों यहीं रुक जाओ मेरे साथ। चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज उठी। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें जंगल में ही गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। भागते भागते वे एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे। अरे भाई, मेरा पैर फंस गया। समीर भाई, विक्रम भाई, रुको, मेरा पैर हिल नहीं रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन समीर और विक्रम डर के मारे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि मयंक पीछे छूट गया है। मयंक अकेला उस चुड़ैल के सामने था। अब ये पंखा भी मेरा है और तू भी मेरा है। तुझे बहुत गर्मी लगती थी ना? ले, अब तुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। चुड़ैल ने अपने ठंडे हाथों से मयंक की गर्दन दबोच ली। मयंक की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। दूसरी तरफ समीर और विक्रम भागते भागते गांव पहुंचे और सीधे घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। रात भर दोनों डर के मारे जागते रहे और मयंक के लौटने का इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई और समीर ने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। विक्रम, बाहर देखो। दरवाजे के ठीक सामने मयंक की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे काले निशान थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शव के बिल्कुल बगल में वही नया फर्राटा पंखा रखा हुआ था। वो चुड़ैल मयंक को मारकर पंखा उनके दरवाजे पर छोड़ गई थी। ये हमारी गलती है समीर भाई। अगर हम रात को पंखा लेने नहीं जाते या भागते समय पीछे मुड़कर देख लेते तो आज हमारा दोस्त जिंदा होता। हमने पंखा तो पा लिया, पर अपने भाई को खो दिया। कहानी का अंत यहीं होता है। वे दोनों दोस्त अब हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल के डर के साए में जीने लगे।